जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास में हम लोग ऑल वेल सर। 324 का अध्ययन कर चुके हैं। सेक्शन 324 सीआरपीसी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम अगली धाराओं को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 325 देखिए, सेक्शन 325 बात करता है प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास अ सेंटेंस सफिशिएंटली सेवर। प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। ऐसी परिस्थिति कब होती है भाई? जब वो पर्याप्त कठोर दंड का आदेश ना दे सके। तब ऐसी होती है सर, मान लो किसी सेक्शन में 3 साल से ज्यादा की सजा है। हाँ और मजिस्ट्रेट उस सेक्शन में 3 साल तक की सजा दे सकता है। हाँ और उसको लगता है कि 3 साल की सजा इसमें देना सफिशिएंट नहीं है। हाँ तब वो उसे आगे फॉरवर्ड सीजीएम या एससीजीएम को भेज देता है। जी, ये 325 में प्रावधान है। देखते हैं सेक्शन की बॉडी क्या कहती है। सेक्शन में 3 सब सेक्शन है 325 में। फर्स्ट सब सेक्शन देखते हैं। ये कह रहा वेन एवर अ मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन आफ्टर हियरिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड that the accused is guilty and that he ought to receive a punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict, or being a magistrate of the second class is of opinion that the accused ought to be required to execute a bond under section 106, he may record the opinion and submit his proceedings and forward the accused to the chief judicial magistrate to whom he is subordinate। उपधारा 1 कहती है कि जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे इस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है, यानी कि उसकी क्षमताओं से बाहर का दंड है, जो कानून ने उस मजिस्ट्रेट को क्षमता प्रदान की गई है उस क्षमता से बियॉन्ड जाके उसको दंड देने की, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको दंड जो है उस दंड से अधिक दिया जाना चाहिए जितनी की मुझे पावर है, तब वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा। ठीक है। अथवा दूसरी बात इसमें ये कह रहा है कि यदि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होते हुए उसकी यह राय है कि अभियुक्त से धारा 106 के अधीन बंदपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, तब वह अपनी राय अभिलिखित कर सकता है और कार्रवाई तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिसके वह अधीनस्थ हो भेज सकता है। तो वो अपनी इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगा मजिस्ट्रेट, और वो अपने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस मुलजिम के साथ उस पत्रावली को वहाँ पर भेज देगा कि हुजूर मेरे बूते से बाहर है, मुझे क्षमता नहीं है और मेरी राय में इसको जो है अधिक कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए जितना कि मैं सक्षम नहीं हूँ। और यदि वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है और धारा 106 में उससे बॉन्ड भरवाने का उसे प्रतीत हो रहा है मामला, तब भी वो उसको फॉरवर्ड कर देगा कंसर्न चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को। उपधारा 1 ये बात करती है। कल्पना, कुछ समझ आया उपधारा 1? कल्पना जी सर। उपधारा 1 समझ में आया आपको? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आया है। कोई बात नहीं, ज़्यादा भी आ जाएगा। चलिए उपधारा 2 देखते हैं। ये कह रहा व्हेन मोर एक्यूज्ड देन वन आर बीइंग ट्राइड टुगेदर and the magistrate considers it necessary to proceed under subsection 1 in regard to any of such accused, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty to the chief judicial magistrate। उपधारा 2 कह रही है कि जब एक से अधिक अभियुक्तों का विचारण एक साथ किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के बारे में उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करना आवश्यक समझता है, तब वह उन सभी अभियुक्तों को जो उसकी राय में दोषी हैं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कुछ समझ आया? उपधारा 2 मुगल आजम क्या कह रही है? उपधारा 2 जी सर, मान लो एक साथ 4 लोगों का ट्रायल चल रहा है और 4 लोगों में से कोर्ट ये समझती है कि एक बंदे को ज्यादा सजा देनी है, तो सबको गिल्टी होल्ड करने के बाद 3 को भी उनके साथ सीजेएम साहब को भेज देगा। हाँ, वो फाइनल निपटारा फिर उसको वही करेंगे जो अधिकतम, मतलब कि जो सेवर दंड देने के लिए जो अधिकारी सशक्त है वही फिर उनका बाकी का भी निपटारा वही करे, बाकी को भी सजा की, बाकी को भी दंड वही सुनाए। ठीक है भाई, एक तरह से मामला ये हुआ कि गिल्टी होल्ड तो कर दिया उसने, लेकिन वो सजा दे, उसको डिक्टेट करने की क्षमता नहीं है, सजा सुनाने की क्षमता नहीं है। वो दंडादेश उसके बूते से बाहर है, उसकी क्षमता से बाहर है। एनु कुछ समझ आ रहा है? 325 एनु, कैन यू हियर मी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनु का माइक शायद नहीं खुल पा रहा है। सब सेक्शन 3 कह रहा था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू whom the proceedings are submitted may, if he thinks fit, examine the parties and recall and examine any witness who has already given evidence in the case and may call for the take any further evidence and shall pass such judgment, sentence or order in the case as he thinks fit and as is according to law। उपधारा 325 की कहती है भाई कि यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके पास कार्रवाई भेजी जाती है ठीक समझता है तो पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है। मतलब गिल्टी होल्ड करने के बाद भी ये अवस्था है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो वो परीक्षा कर सकता है और किसी साक्षी को जो पहले ही इस मामले में साक्ष्य दे चुका है उसको पुनः बुला सकता है। पुनः बुलाने की व्यवस्था किस धारा में पढ़ के आए हम कल्पना? किसी साक्षी को 311। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और उसकी परीक्षा कर सकता है और कोई अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकता है और ले सकता है और मामले में ऐसा निर्णय दंडादेश या आदेश देगा जो वह ठीक समझता है और जो विधि के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू लॉ। देखिए हम लोग हमारे यहाँ कैसा कानून है? हमारे यहाँ रिटिन लॉ है। इंडिया में जो लॉ है वो लिखित है, किताबों में है। तो सभी, चाहे वो न्यायालय हो और चाहे वो प्रोसिक्यूशन साइड हो, चाहे वो डिफेंस साइड हो, सभी अकॉर्डिंग टू लॉ चलने की उनसे अपेक्षा की जाती है। क्या समझे? बिल्कुल सर। और सर इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ, सपोज करो सीजीएम साहब को कोई केस, सीजीएम साहब को अगर कोई केस गिल्टी होल्ड करने के बाद भेज दिया गया तो ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 और 325 ये कह रहा है कि वो गवाहों को पुनः बुला सकता है, कोई अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है और जैसा चाहे। इट मींस कि वो आफ्टर गिल्टी होल्ड करने के बाद में वो एक्यूट भी कर सकता है। हाँ, अगर उसे देखिए क्या बाद की लाइन देखो, वो कह रहा है और मामले में ऐसा निर्णय दंडादेश या आदेश देगा जो वह ठीक समझता है। अब मेरा कहने का मतलब सर ये है कि अगर मान ले जो एविडेंस आई और उस एविडेंस के बिहाफ पे मजिस्ट्रेट ने जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसने सीजीएम साहब को केस भेज दिया कि ठीक है जी मैं इसमें पर्याप्त दंडादेश पारित नहीं कर सकता हूँ, आप देखिएगा इसको। अगर उसको लगता है कि उस एविडेंस पे कि ठीक है भाई सजा करनी है तो उसी के ऊपर वो इनहांस कर देगा। अगर उन्होंने 3 की किए तो वो 4, 5, 6, 7 व्हाटएवर जो भी होगा वो कर देगा। और अगर उसको लगता है कि इस केस का रिट्रायल कराया जाए तो फिर वो वापस उन गवाहों को बुलाएगा, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देन ही विल डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना एज पर लॉ। हाँ, मतलब एक तरह से ट्रायल जो है वो पुनः ओपन हो जाएगा, कहना मतलब ये है। वैसे सर मैं एक बात बताना चाहूंगा एक गुजरात का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने एडवोकेट एंगेज करवाया था उसमें क्या था ये इस सेक्शन का पूरा वो लिया, लेने के बाद में 325 में
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उसको 3 साल की सजा की। एससीजेएम साहब ने उसको बढ़ा के 5 का कर दिया, क्योंकि जहाँ सीजीएम एससीजेएम वो इक्विवेलेंट है। हाँ, वो तो एक ही बात है। ड्यूरिंग, अब उसको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील, उसकी सजा को ना सेशन कोर्ट ने सस्पेंड किया, ना हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया। हमने सुप्रीम कोर्ट से बेल लिया था, उसमें 389 उसकी सजा सस्पेंड कराने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है वैसे प्रैक्टिकली, अगर कोई जज साहब नीचे से सजा करके भेज रहा है कि सीजीएम साहब उसका रिट्रायल कराए, उसको एक्विट कर दे, असंभव सा मामला है। देखिए, उनको राइट दिया हुआ है, लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग कौन किस तरीके से कर रहा है, कितनी हद तक कर रहा है, ये देखिए, ये हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, हम एकेडमिक बेस पढ़ रहे हैं और हम एग्ज़ाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस धारा में मजिस्ट्रेट को क्या पावर है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल डिफरेंट आपको एक परिदृश्य नज़र आता है जब आप प्रैक्टिकल के मैदान में उतरते हैं, है ना। वहाँ की कहानियाँ कुछ अलग ही चलती हैं, है ना। बिल्कुल सर। चलिए, 326 बात करता है कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अनदर। ये कह रहा है 326 बात कर रहा है कि भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी। ठीक है भाई, ऐसा संभव है कि एक मामले की सुनवाई के दौरान जरूरी नहीं है कि एक ही न्यायाधीश पूरी प्रक्रिया को सुने, पूरी कार्रवाई को सुने, या एक ही मजिस्ट्रेट के सामने सारा मामला चले। हमारे यहाँ तो ये होता है कि आज थाना उस मजिस्ट्रेट के यहाँ है, कल थाना वहाँ से उठ के वहाँ चला गया, वहाँ से उठ के वहाँ चला गया। कई बार तो फाइल जो है वो इधर से उधर ही घूमती रहती है। और एक चीज़ आप लोगों ने वो नोट की होगी, जून में जो है वो सिविल वर्क की छुट्टी रहती है जून में। शायद पता नहीं आपके यहाँ रहती है कि नहीं गुरुग्राम में, लेकिन सर हमारे यहाँ पहले 15 दिन क्रिमिनल की होती है। हाँ, सॉरी, पहले 15 दिन सिविल की होती है, 1 से 15 जून। हाँ, उसके बाद क्रिमिनल की होती है। नहीं, हमारे यहाँ क्रिमिनल की तो कोई छुट्टी होती नहीं है, और पूरा जून हमारे यहाँ सिविल वर्क बंद रहता है। सिविल वर्क नहीं होता है जून में कोई भी, है ना। तो उस एक माह के अंदर जो सिविल जज हैं, जो सिविल की कार्रवाई को ही सुन रहे हैं, तो जब सिविल का वर्क बंद हो गया तो सिविल जज फ्री हो गए उस टाइम के लिए। तो उस एक माह के अंदर जो फौजदारी की पत्रावलियाँ हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं उनके यहाँ। भाई, एक महीने में वो क्या उसमें सर, जैसे मान लो सिविल की छुट्टियां है तो उनको छुट्टी नहीं देते? ना, ऑफिसर्स की कोई छुट्टी नहीं है। ऑफिसर्स का तो 10-10 दिन का इनको वो मिलता है, रिसेस मिलता है। ठीक है, 10 दिन आप छुट्टी लेंगे वो। हाँ, तो वो 10-10 दिन जो है ना, अकॉर्डिंगली 10 दिन कुछ अधिकारी चले गए, फिर अगले 10 दिन दूसरे अधिकारी चले गए, ऐसे जाते हैं। हमारे यहाँ सर डिफरेंट है। हमारे यहाँ जैसे 15 दिन की छुट्टी है, ओनली 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नीचे होंगे, और सेकंड डिवीजन में 2 जज होंगे। हाँ, सिविल अर्जेंट सिविल मैटर की सुने, जैसे कोई स्टे मैटर आ गया, हाँ, कोई कंस्ट्रक्शन, वो तो रहेगा ही रहेगा। जैसे फौजदारी में रिमांड मजिस्ट्रेट होता है, ऐसे सिविल में भी एक अधिकारी रहता है। और वो हमारे वहाँ उसके छुट्टियों के बाद ऐसी जो भी सिविल जज सीनियर डिवीजन है उसको चला जाता है कि भाई फला डेट को वहाँ भेजे, और वो फिर असाइनमेंट कर देता है, चाहे उसी जज को भेजे चाहे किसी अदर को भेजे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है 1 महीने के लिए आपने वो पत्रावली उन अधिकारियों के यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। भाई, आप 20-20 साल से वो पत्रावलियाँ चल रही हैं, 1 महीने के अंदर वो अधिकारी उसमें कौन सा तीर चला देगा। वो केवल और केवल फाइल इधर से उधर ट्रांसफ़र हुई, प्राप्त हुई, फिर वापस गई तो बिना बात की कवायद चली आ रही है फालतू फंड की। चलिए, तो ये कह रहा है कि वेन एवर एनी मजिस्ट्रेट, एनी जज और मजिस्ट्रेट, दोनों चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। न्यायाधीश के विषय में बात हो रही है और मजिस्ट्रेट के विषय में बात हो रही है।
after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in any inquiry or a trial, ceases to exercise jurisdiction therein and is succeeded by another judge or magistrate who has and who exercises such jurisdiction, the judge or magistrate so succeeding may act on the evidence so recorded by his predecessor or partly recorded by his predecessor and partly recorded by himself. प्रोविजो भी है इसका उपधारा 1 का, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट if the succeeding judge or magistrate is of opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, he may resummon any such witness, and after such further examination, cross examination and re examination if any, as he may permit, the witness shall be discharged. उपधारा 1 कह रहा है 326 का कि जब किसी जांच या विचारण में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है, या कोई अन्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है उसका उत्तरवर्ती हो जाता है, तो ऐसा उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित या भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित और भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है। परंतु यदि उत्तरवर्ती कौन होता है? जो बाद में आया है। और पूर्ववर्ती कौन होता है? हाँ, ठीक है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ये इंग्लिश वर्ड है। कि राय है कि साक्ष्यों में से किसी की जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की यदि कोई हो जैसी वह अनुज्ञात करे, पश्चात वह साक्षी उन्मोचित कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के लबोलुआब उपधारा का ये है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी न्यायाधीश के द्वारा पार्टली सुना गया है, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है, फिर वो उस क्षमता में नहीं रहा, भाई उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, व्हाट्सोएवर, उससे थाना हट गया। अभी मैंने बताया कि भाई पहले थाना इस साहब के यहाँ था, फिर उसके यहाँ से उठ के दूसरे साहब के चला गया, तो वो जो पूर्ववर्ती है उसको तो राइट नहीं रहा ना उसमें कार्य एक्सरसाइज करने, अपनी पावर, अपनी क्षमताएं। तो फिर जो उत्तरवर्ती अधिकारी है, वो उत्तरवर्ती अधिकारी जो रिकॉर्ड एविडेंस है उस पर, और यदि उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी रह गई है कि उसको किसी गवाह को रीसमन करना है, तो उसको वो रीसमन भी करेगा। उसका एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, सारी प्रक्रियाओं से गुजर के वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। कुछ समझ आया कल्पना? जी सर। क्या समझ आया एक बार बता दीजिए। सर इसमें यही बताया है कि कोई मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश जांच और विचारण करने के पश्चात सर जैसे इसका ट्रांसफर हो गया तो वो उसमें निर्णय नहीं सुना सकता है, तो उसके बाद जिस मजिस्ट्रेट के पास मतलब जो उत्तरवर्ती होगा तो सर वो उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी पुनः परीक्षा, मुख्य परीक्षा वगैरह जो भी है सो करवा के उसके पश्चात निर्णय कर सकते हैं। उसको यदि ऐसा प्रतीत होता है कि भाई कोई गवाह जो है, किसी गवाह से कुछ बात छूट गई है, कुछ रह गया है, या कोई गवाह इसमें बुलाया जाना आवश्यक है, जो बुलाया जाना चाहिए था लेकिन पूर्ववर्ती के द्वारा नहीं बुलाया गया, तो वो उसमें ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और जो पार्टली पिछले वाले ने सुना है उस पर भी वो वर्क करेगा, और अपने द्वारा सुना गया कार्य है। भाई कुल मिला के ये तो सीधी सी बात है कि जब जज का तबादला हो गया, जज का प्रमोशन हो गया, या जज की मृत्यु हो गई, तो उसके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति तो आएगा। अब वो फिर वो ऐसा थोड़ी है कि वो हर चीज़ को कहेगा नहीं जी मुझे तो बिल्कुल शुरू से शुरू करो दोबारा। इस तरह तो ये कार्रवाइयाँ अनंत काल के लिए सेट हो जाएंगी। तो इसी प्रकार की अव्यवस्थाओं से बचने के लिए 326 बात कर रहा है
कि जो पूर्ववर्ती ने लिख दिया वो पश्चातवर्ती के लिए भी जो है ऐसे ही माना जाएगा, मानो उसको उसने खुद लिखा हो। और यदि वो कुछ उसमें तरमीम चाह रहा है, कुछ उसमें सुधार चाह रहा है, तो वो सुधार करने के लिए भी वो ऑथराइज है, यहाँ अपने इस प्रोविज़ो में बताया गया है। उपधारा 2 कह रही है कि व्हेन अ केस इज ट्रांसफर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम वन जज टू अनदर जज और फ्रॉम वन मजिस्ट्रेट टू अनदर मजिस्ट्रेट, द फॉर्मर शैल बी deemed to cease to exercise jurisdiction therein and to be succeeded by the latter within the meaning of subsection 1। और ये कह रहा है कि अगर जब कोई मामला एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के उपबंधों के अधीन अंतरित किया जाता है, तब उपधारा 1 के अर्थ में पूर्व कथित मजिस्ट्रेट के बारे में समझा जाएगा कि वह उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है और पश्चात कथित मजिस्ट्रेट उसका उत्तरवर्ती हो गया है। भाई जब पत्रावली ट्रांसफ़र होगी आपके यहाँ से, तो जैसे ही ट्रांसफ़र का आदेश आपको मिला, अब आप उसमें कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं रहे। आपकी जो पावर थी उसको, भाई आप उसके प्रभारी थे, आप उस केस को सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही उसको अंतरित कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया आपके यहाँ से, अब आप उसमें पूर्ववर्ती हो गए और जिसके यहाँ ट्रांसफ़र हुआ आपके यहाँ से, वो आपका पश्चातवर्ती अधिकारी हो गया और उपधारा 1 के सारे कायदे कानून उस पर लागू होंगे ट्रांसफ़र वाले केस में भी। इज दैट क्लियर? और ये कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू समरी ट्रायल्स और टू केसेस इन विच प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टेड अंडर सेक्शन 322। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। और इन विच प्रोसीडिंग्स हैव बीन सबमिटेड टू अ सुपीरियर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325। और ये कह रहा कि इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारणों को या उन मामलों को लागू नहीं होती है जिनमें कार्रवाइयाँ धारा 322 के अधीन रोक दी गई हैं या जिसमें कार्रवाइयाँ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को धारा 325 के अधीन भेज दी गई हैं। क्या समझे? बिल्कुल ठीक है सर। वो 322 में वो है कि जिनके मजिस्ट्रेट निपटारा नहीं कर सकता, उनको जुडिक्शन नहीं है, हाँ। वो उसे डीजीएम को या सेशन ट्रायल को कमिट कर देगा। 325 में वो है कि पर्याप्त सजा नहीं दे सकता, वो बिल्कुल कर देगा। वो एक्चुअली वो सक्षम थे ही नहीं। 326 उनकी बात कर रहा है कि दोनों पश्चातवर्ती भी सक्षम थे और पूर्ववर्ती भी सक्षम थे। 325 में सक्षमता का अभाव है। पहले वाला कह रहा है कि सर आई एम नॉट एडुकेटली क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटेंट। अवॉर्ड द पनिशमेंट। हाँ, आई एम नॉट एडुकेटली कॉम्पिटेंट टू अवॉर्ड द पनिशमेंट। ठीक है, ठीक है सर। ये तो सर एक तरह से सीधी सीधी बात है, देसी भाषा में है। हाँ। समझ करो, एक फाइल एक जज साहब ने आज की जो उसके सामने कार्रवाई हुई है, हाँ। अगला ये मानेगा कि कार्रवाई है उसी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उस हिसाब से काम करेगा। भाई यहाँ कानून में जो ये कहता है अगर उसको कुछ लगता है, हाँ। तो वो उसको किसी भी विटनेस को रिकॉल करेगा, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एंड ही डिस्चार्ज द विटनेस। इसका 2 ये कहता है कि अगर एक मामला ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे जज को, जैसे मान ले आपसे मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है, तो अब आपकी उसके ऊपर कोई अधिकारिता नहीं रही है, आप उसके प्रेडिसेसर हो गए और मैं अब उसका उत्तरवर्ती। बिल्कुल। देखो जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, मान लीजिए एक दूसरे तरीके से हम इसे समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई थाना प्रभारी कप्तान साहब ने लगाया हुआ है, एसएसपी साहब ने कोई थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज बनाया हुआ है किसी व्यक्ति को, और उस थाना इंचार्ज के अंडर में जितनी फाइलें चल रही हैं, जितनी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, मान लीजिए कप्तान साहब ने उनका थानाध्यक्ष को हटा दिया वहाँ से, तो ट्रांसफ़र कर दिया, उनका सस्पेंडेड कर दिया, व्हाट्सओएवर, कोई कई तरीके हैं हटने के, या उनका जिले से ही तबादला हो गया, है ना। तो जो बाद वाला जो आएगा बंदा सीट पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुर्सी को सलाम है, जो कुर्सी पे बैठा है, ठीक है ना, वही जज साहब है। हाँ, बस कुर्सी तो शाश्वत है, जज साहब बदलते रहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब 327 को भी इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। ये बात करता है न्यायालयों का खुला होना, कोर्ट टू बी ओपन। ठीक है, तो ये कह रहा है, इसकी उपधारा, इसमें हम धाराएं पढ़ेंगे। उपधारा 1 इसकी पहली कह रही है कि
The place in which any criminal court is held for the purpose of inquiring into or trying any offence shall be deemed to be an open court to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them. तो ये कह रहा है कि वह स्थान जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता साधारणतः प्रवेश कर सकेगी जहां तक कि सुविधापूर्वक वे उसमें समा सके। ये चीज़ जोड़ दी गई है। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ ओवर क्राउडेड उसे कर दें आप, मतलब कहें कि जी इसमें तो देखो 327 की पहली उपधारा ये कह रही है कि वहाँ जनता को खुली छूट है जाने की, लेकिन वहाँ खुली छूट उतनी क्षमता तक ही है जितनी क्षमता तक वहाँ कन्वीनियंटली आप समा सकें। मान लीजिए एक जो कोर्ट रूम है, उस कोर्ट रूम में सपोज करो 50 लोगों के बैठने की क्षमता है। हालांकि इतने बड़े कोर्ट रूम हमारे यहाँ होते भी नहीं है, वो तो फिल्मों की अदालतों में दिखते हैं बड़े बड़े कोर्ट रूम। यहाँ तो आपके यहाँ गुड़गांव, आपके हरियाणा में तो फिर भी ठीक ठाक बनी हुई हैं बिल्डिंग्स। हमारे यहाँ तो आराम से 50 आदमी आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ यूपी का हाल बुरा है भाई। हमारे यहाँ जो अदालतें चल रही हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई अदालतें चल रही हैं, ठीक है ना। तो और उसके भी पार्टीशन कर दिए गए हैं। जो मजिस्ट्रेट कोर्ट बैठे हुए हैं ना, उनके बीच में दीवार डाल के एक कोर्ट इधर बना दी, एक इधर बना दी, है ना। तो वहाँ क्षमता इतनी नहीं है उसकी। वहाँ सपोज कीजिए कि जिस टाइम एडमिशन और बेल का समय होता है वहाँ एडवोकेट्स नहीं समा पाते पर्याप्त रूप से। जनता तो क्या समाएगी उसमें, है ना। तो 327, लेकिन प्रोविजो इसका कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट order at any stage of any inquiry into or trial of any particular case that the public generally or any particular person shall not have access to or be to remain in the room or building used by the court। परंतु इसका कहता है 327 की उपधारा 1 का कि यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में आदेश दे सकता है कि जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है न तो प्रवेश करेगा, न होगा, न रहेगा। तो ये पावर भी है जज साहब को कि वो चाहें तो किसी व्यक्ति विशेष को, पब्लिक को आउट कर सकती है वहाँ से। ठीक है भाई। उपधारा 2 इसकी कहती है, जो कि अमेंडमेंट है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 का, उसके सेक्शन 4 के द्वारा ये उपधारा 2 इसमें ऐड की गई। ये कह रहा है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 द इंक्वायरी इनटू एंड ट्रायल ऑफ रेप और एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 के सारे सेक्शन है भाई। ये ABCD DADB सारे सेक्शन देख लेना उसके, है ना। और सेक्शन 376E ऑफ द इंडियन पिनल कोड शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा। तो रेप से संबंधित यदि कोई सुनवाई चल रही है तो उपधारा 2 कह रही है कि उसका विचारण बंद कमरे में किया जाएगा, क्योंकि वो एक संवेदनशील मामला है। वहाँ अगर किसी रेप पीड़िता का बयान हो रहा है तो उसको असुविधा ना हो, इसलिए कोर्ट को ये 327 की उपधारा 2 ये क्षमता प्रदान करती है कि वो कोर्ट रूम के दरवाज़ों को बंद करा दे और उस केस से मुताल्लिक व्यक्तियों के अलावा किन्हीं अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वहाँ वर्जित कर दे। क्लियर है कल्पना? जी सर। अब इसका प्रोविजो भी है उपधारा 2 का, ये क्या, प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग जज में इफ ही थिंक्स फिट और एन एप्लीकेशन मेड बाय ईदर ऑफ द पार्टीज अलाउ एनी पर्टिकुलर पर्सन टू हैव एक्सेस टू और बी टू रिमेन इन द रूम और बिल्डिंग यूज्ड बाय द कोर्ट। परंतु कह रहा कि परंतु पीठासीन न्यायाधीश यदि वह ठीक समझता है तो या दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस कमरे में या भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है प्रवेश करने, होने या रहने की अनुज्ञा दे सकता है। ठीक है भाई। उपधारा 2 ने तो स्पष्ट कह दिया कि ये इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए जो है आप क्या करेंगे, इन कैमरा प्रोसीडिंग करेंगे।
अब ये जो इन कैमरा प्रोसीडिंग है ना, इसको समझने में भी कई लोग चूक कर जाते हैं। इन कैमरा से ऐसा प्रतीत होता है कि कैमरा चलेगा उसमें और रिकॉर्डिंग होगी उसकी प्रोसीडिंग की, लेकिन इन कैमरा का मतलब है कि बंद कमरे में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी सर। इसका आगे भी परंतुक है। प्रोवाइडेड, दूसरा प्रोविजो कह रहा है उपधारा 2 का, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन कैमरा ट्रायल शैल बी कंडक्टेड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय ए वुमेन जज और मजिस्ट्रेट। परंतु यह भी कि बंद कमरे में विचारण यथासाध्य महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित की जाएगी। तो यथासाध्य का मतलब कह दिया कि अगर संभव हो तो महिला न्यायाधीश ही ऐसे मामलों को सुने। ठीक है ना सर? वैसे प्रैक्टिकली क्या देखते हैं, हाँ ठीक है भाई वकील साहब बुलवा लो अंदर, कोई बात नहीं, कोर्ट का एप्लीकेशन की जरूरत है, क्यों कोर्ट का ऑर्डर एक और काम बढ़ा रहे हो? हाँ वो देखो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोर्ट की और प्रोसिक्यूशन और एविडेंस डिफेंस की सबकी मिलीजुली अगर कोई सहमति है, किसी को आपत्ति नहीं है तो ऐसा हो जाता है जी। उपधारा 3 इसकी कह रही है भाई। ऐसा ही हाँ जी, ऐसा ही तो होता है सर। हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो चलता है तो काम। सही बात है। उपधारा 3 कह रही है वेयर एनी प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड अंडर सबसेक्शन 2 इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। और उपधारा 3 कह रही है कि जहाँ उपधारा 2 के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है वहाँ किसी व्यक्ति के लिए किसी ऐसी कार्रवाई के संबंध में किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग चल रही है तो किसी व्यक्ति को इसका राइट नहीं होगा कि वो उसके संबंध में कोई प्रकाशन करे, कोई मुद्रण करे। लेकिन हाँ, वो अगर न्यायालय से पूर्व अनुमति लेके ऐसा करता है तो फिर वो उसके लिए विधिपूर्ण होगा। और विदाउट परमिशन यदि इस प्रकार का कोई प्रकाशन मुद्रण किया जाएगा तो वो जो है विधिपूर्ण नहीं होगा, इलीगल होगा। ठीक है, अगला प्रोविजो भी इसका कह रहा है कुछ। अगला प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द बैन ऑन प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप मे बी लिफ्टेड सब्जेक्ट टू मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशली ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज। और ये कह रहा है कि परंतु यह कि बलात्कार के अपराध में के संबंध में विचारण कार्यवाहियों के मुद्रण या प्रकाशन पर प्रतिबंध पक्षकारों के नाम तथा पता की गोपनीयता बनाए रखने के अध्याधीन रहते हुए समाप्त किया जा सकता है। तो यदि कोई प्रकाशन किया भी जा रहा है तो उस प्रकाशन में जो है उसका पीड़िता का नाम और पता आप उल्लिखित नहीं करेंगे। इवन जो जजमेंट आता है, आपने जजमेंट पढ़ा होगा, रेप से संबंधित जो भी जजमेंट आएगा उसमें भी यहाँ इस धारा का प्रावधान लिखते हुए कहा जाता है कि चूंकि पीड़िता का नाम उल्लिखित नहीं किया जाएगा तो पीड़िता उसका नाम पीड़िता ही रखा जाता है पूरे जजमेंट में भी। इवन कोर्ट के सर बिल्कुल वो पहले ही जजमेंट में विक्टिम लिखा है, इसकी कॉल्ड एज अ विक्टिम। बस वो पहले स्टेटमेंट में लिखवा देता है। वो इसी धारा से प्रेरित है मामला। तो वो जो मुद्रण और प्रकाशन है, इवन कोर्ट पे भी बैन है कि आप भी उसका नाम और पता उल्लिखित नहीं करेंगे। और तो और अखबार वाले और वो तो बात अलग है, जो न्यायाधीश महोदय हैं वो भी उसका नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है माय डियर। जी सर। तो आपका चैप्टर नंबर 24 यहाँ समाप्त होता है सीआरपीसी का, और अगले अध्याय 25 की शुरुआत हम अगली क्लास से करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोग सभी सर जी। मैंने 319 के लिए वो जजमेंट डाली थी सर। हाँ, जजमेंट आपने डाली थी, मैं उसे पूरा पढ़ नहीं पाया, देखा था मैंने, आपने एक तो जजमेंट डाली। सर एक तो है 5 जजों की बेंच की है, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की है जजमेंट है, और एक 3 जज की बेंच की है, वो 2023 की है। वो मेरे रिलेटिव्स की थी, हालांकि मैंने भी पढ़ी नहीं है वो। मैं भी ये चाहता हूँ कि इसको एक साथ डिस्कस करें। हाँ। तो 319 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं भी उसको पढ़ लूँगा, आप सभी पढ़ें, ग्रुप पे पढ़ा हुआ है, कल्पना, एनू, है ना, आप भी पढ़ें, और उसको डिस्कस तभी करेंगे जब हम उसको पढ़ लेंगे, है ना। पढ़ने के बाद डिस्कशन करेंगे उसका, जिससे कि 319 हाँ एक सप्ताह लगेगा सबको पढ़ने में, क्योंकि बहुत हाँ पेजों की जजमेंट है, लेंथी जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो चलिए, क्योंकि उसमें सर जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिखाया है उसमें 12 गाइडलाइन
हाँ की है। हाँ हाँ और उससे भी अच्छा जो 3 जजेस की बेंच है, हाँ। उससे भी अच्छा उसमें दिखाया गया है। उसमें तो सेक्शन वाइज और ये मतलब किन किन ग्राउंड्स के ऊपर आप उसको सबमिट करेंगे। और वो है कि जब आपने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, आफ्टर जजमेंट, चाहे कन्विक्शन है चाहे एक्विटल है। सही बात है। चलिए ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, गुड नमस्कार। नाइट सर, ओके। थैंक यू।